हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं स्टार्ट, जो कि है एग्रीकल्चरल इनकम। सेकंड चैप्टर है इनकम टैक्स का। अब एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी इनकम्स होती है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए बी सी। अब पहले ए का पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट बोला है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। कोई भी लैंड पर आपको रिवेन्यू रिसीव हो रहा है या जो रेंट है वो रिसीव हो रहा है, आपने किराए पर दे रखी थी उससे रेंट रिसीव हो रहा है, उस लैंड पर आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए हैं, उसकी वजह से आपको रिवेन्यू रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव हुई है। तो अगर उस लैंड से आपको इनकम रिसीव हो रही है, चाहे वो रेंट के बेसिस पर हो चाहे आपके रिवेन्यू के बेसिस पर हो, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि क्या होनी चाहिए, इंडिया में ही सिचुएटेड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। जो ये लैंड है ये जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस यानी जो आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं, प्लांटिंग, सोइंग, इस तरह के जो पर्पसेस होते हैं उसके लिए ये यूज होनी चाहिए। अगर ये किसी अदर प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज हो रही है, या किसी अदर कोई भी काम के लिए यूज हो रही है, तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लैंड्स को एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट में फर्स्ट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। कोई भी इनकम आपको हुई है उस लैंड से जब आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए हैं। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, आपका सोइंग, प्लांटिंग, ग्रोइंग, और आपके जो टिलिंग, वाटरिंग, इस तरह के जो भी आप प्रोसेसेस करते हैं उनको हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर इनसे कोई भी आपको इनकम डिराइव्ड हुई है, इनकम रिसीव हुई है उस लैंड से, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट, एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के द्वारा कोई ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है, या रिसीवर और ऑफ रेंट के द्वारा कोई ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है इन काइंड विच रेंडर्स द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। अब कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं कि जिस वजह से उस प्रोडक्ट को मार्केट में एक फिट बनाया जाए कि वो मार्केट में डायरेक्टली कंज्यूम हो जाए। अब जैसे कि जो शुगर केन है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है शुगर बनाने के लिए। तो इस तरह के अगर कोई रिसीवर ऑफ रेंट या जो कल्टीवेटर है अगर ऐसा कोई प्रोसेस करता है तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, जो भी आपने यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पर प्रोड्यूस किया है उसका सेल, अगर वहाँ से सेल हो रही है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की, तो हम क्या कहेंगे, वो एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। कोई भी इनकम आपकी फार्म हाउस से हुई हो, लेकिन ये भी लैंड कहाँ हो, इंडिया में सिचुएटेड हो, साथ ही साथ इसके ऊपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हुआ हो, ठीक है। तो कोई भी इनकम अगर आपको फार्म हाउस से भी रिसीव हो रही है तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड करोगे। अब 3 टाइप्स की बता दी मैंने, ए बी सी, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला, आपको रेंट और रिवेन्यू कहीं से डिराइव्ड हो रहा है उस लैंड से जो कि सिचुएटेड है इंडिया में और वो यूज़ की जा रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सेकंड में ये बोल रहे हैं कि कोई भी इनकम आपको डिराइव हुई है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से और आपने उसके ऊपर अगर बाद में कोई प्रोसेस वगैरह किया है और उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए फिट बनाया है, तो तब भी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। और अगर उसकी बाद में सेल हुई है तो भी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो सेल उन प्रोड्यूस वाले जो प्रोडक्ट हैं उन पर होनी चाहिए। और कोई भी इनकम आपकी फार्म हाउस से हुई हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट गिवन है। नोट में क्या बोला है, कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शॉल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। जो कैपिटल गेन्स आपको अपने लैंड जो है अगर उसको सेल करी है, ट्रांसफर करी है, उसके ऊपर से आपको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है तो वो आप एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपकी कैपिटल गेन के हेड के अंदर इंक्लूड होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम उन इनकम्स को एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज हम उनको अदर हेड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं।
इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द इनकम फ्रॉम लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। अगर ये जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस उस लैंड पर जो भी आपको इनकम रिसीव हो रही है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। जो लैंड है वो इंडिया में ही सिचुएटेड होनी चाहिए। इफ़ द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है और आपको उस समय इनकम रिसीव हुई है तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम के अंडर इंक्लूड नहीं करोगे। सेकेंड पॉइंट बोलता है लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए। इट मीन्स टिलिंग ऑफ द लैंड, watering it, sowing of the seeds, planting and similar operations on the land must be carried out by the SSC। SSC के द्वारा उस लैंड के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हम आप उसको एग्रीकल्चर इनकम जो भी उससे रिसीव होगी हम उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस पर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तब हम उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब इसका देखो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर अगर हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसके ऊपर हमारा टैक्स लिमिट जो है वो एग्जम्प्ट है। आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस है कि किस तरह से आप टैक्स को कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड। जो रिसीवर ऑफ इनकम है, जिसको इनकम रिसीव हो रही है, वो लैंड में कहीं ना कोई इंटरेस्ट रखता हो। इंटरेस्ट रखने का मतलब है उस लैंड से वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हो और उसका उस लैंड के ऊपर कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है वो जो है उस लैंड के ऊपर उनका इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए इफ़ अ पर्सन परचेजेज अ स्टैंडिंग क्रॉप एंड आफ्टर कटिंग इट सेल्स इट एंड मेक्स अ प्रॉफिट। मान लीजिए किसी ने स्टैंडिंग क्रॉप को ले लिया, उसको कट करा और बाद में सेल कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया उससे, तो जो प्रॉफिट है वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक अलग पर्सन है, लैंडलॉर्ड नहीं है, ना ही टेनेंट है। ठीक है, इसका उस लैंड से कुछ भी रिलेशन नहीं था, उस लैंड पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसने सिर्फ वो क्रॉप ली, कट करा और उसको सेल कर दिया। तो इस तरह की इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर ये परचेज वगैरह जो है कौन करता, लैंडलॉर्ड करता या टेनेंट करता, तब हम इसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड कर लेते। नेक्स्ट है द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। जो भी डायरेक्ट इनकम आपको रिसीव हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रीट की जाती हैं। एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। डायरेक्टली आपको रिसीव हो रही है, आपने खेती बाड़ी करी, उससे आपको इनकम रिसीव हुई तो वो डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं या आप किसी को वेजेस पे कर रहे हैं तो इस तरह की जो आपको इनकम रिसीव्ड होती है वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ अ फार्म मैनेजर और डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। अब डिफरेंट काइंड्स की एग्रीकल्चर इनकम होती हैं, तो काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हम डिस्कस करेंगे। सो पहला है रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। लैंड से आपको रेंट और रेवेन्यू मिल रहा है। व्हेन अ पर्सन ग्रांट्स टू अनदर अ राइट टू यूज हिज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। मान लीजिए मेरी एक लैंड खाली पड़ी थी, वो मैंने किसी ए पर्सन को दे दी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले में मुझे रेंट दे देना, और आपको लेकिन इसको यूज़ करना है। अगर वो यूज़ करता है किस पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो आपका वो जो इनकम है, जो आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा। अदरवाइज वो अगर बिजनेस के लिए करता है या प्रोफेशन के लिए करता है तो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में उसको इंक्लूड किया जाएगा, उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई लैंड यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तभी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, और जो फार्मर है, जो लैंडलॉर्ड है मेनली, वो जो रेंट रिसीव कर रहा है वो रेंट और रेवेन्यू अगर वो कैश में करे चाहे काइंड में करे, किसी भी कंसिडरेशन में करे, फिर भी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करोगे। सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अगर आपको इनकम रिसीव हुई है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की वजह से, आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं,
तब वो इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड, टेलिंग ऑफ अ लैंड, वाटरिंग इट, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड सिमिलर ऑपरेशंस ऑन द लैंड। लेकिन जो प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि उनकी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है। जो लैंड है वो वाइल्ड है, उस लैंड का जो नेचर है वो इस तरह का है कि वो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो उसमें किसी भी तरह का ह्यूमन लेबर का या स्किल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस तरह की लैंड पर अगर कुछ इस प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, तो इस लैंड को आप एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे अगर उससे कोई भी आपको इनकम डिराइव हुई हो तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। ये जितने भी अभी मैंने ये आगे करा रही हूँ ये काइंड्स, मोस्टली काइंड्स वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में जो चार्ट के अंदर किए हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए फिट बना रहे हो तब आप उसको इनकम को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो मार्केट फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड, अगर आपने कुछ प्रोड्यूस करा है उसके लिए कोई मार्केट नहीं है, एंड द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड परफॉर्म्स एनी एक्टिविटी, कोई वो रिसीवर ऑफ लैंड है या जो कल्टिवेटर है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कि उसको मार्केट के लिए फिट बनाया जा रहा है, तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करोगे। और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड हो जाएंगे? आपने क्योरिंग ऑफ कॉफ़ी, फ्लूकरिंग ऑफ तंबाकू एक्सेट्रा इज सच अ प्रोसेस। जैसे अब कॉफ़ी जो है आपको जो मार्केट में है पाउडर्ड फॉर्म में मिलती है, जो ग्रो होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में ग्रो नहीं होती है। तो जो पाउडर्ड फॉर्म में आपको जो मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ प्रोसेस किए होते हैं, चाहे वो रिसीवर ऑफ रेंट ने किए हों, चाहे वो कल्टीवेटर ने किए हों। ठीक है। तो इस तरह की इनकम पर भी जो है आप एग्रीकल्चर इनकम में इसको इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस। आपने इनकम कहाँ से अर्न की है? जो भी आपने प्रोडक्शन की है उसको आपने जब सेल किया तब आप उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में। इसमें वो भी इनकम इंक्लूड होगी। मान लीजिए आपके पास बाहर आपने नहीं भेजे गुड्स, आपने अपनी ही खुद की शॉप खोल ली और उस शॉप में ही आपने सेल कर दिया उन प्रोडक्शन को, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। हाँ, हमने जो सी पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या बोला था? आपको इनकम रिसीव हुई है फार्म हाउस से। अब फार्म हाउस जो है वो कितना मतलब जो आपकी लैंड है उससे कितना दूर पर जो है सिचुएटेड होना चाहिए, कितनी दूर पर होना चाहिए या कितना पास होना चाहिए, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। द इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। हम उसको तब ट्रीट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम जब ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं ये आपकी सेटिस्फाई हो जाए तब। द बिल्डिंग इज ओन्ड और एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट। बिल्डिंग किसकी हो? कल्टिवेटर की हो या रिसीवर ऑफ रेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी हो और उस लैंड से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या है? इट इज सिचुएटेड ऑन और द इमीडिएट विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है कि जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसके बिल्कुल आसपास ही हो। ऐसा नहीं कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी यहाँ पर है और वो जो है कम से कम 1000 किलोमीटर दूर जाकर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आसपास ही होने चाहिए जो आपका फार्म हाउस है आपकी एग्रीकल्चर लैंड के। ठीक है। थर्ड बोला है द बिल्डिंग इज एंड बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड। उसका कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग का किसी भी रीज़न से उस लैंड से कनेक्शन होना चाहिए। यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस, चाहे वो ड्वेलिंग हाउस की तरह यूज़ किया जा रहा है या स्टोर हाउस की तरह या आउट हाउस की तरह यूज़ किया जा रहा है कल्टीवेटर के द्वारा या रिसीवर ऑफ रेंट के द्वारा। इन काइंड का मतलब है आप जैसे रेंट पर रह रहे हैं लेकिन आप उसको कैश नहीं पे कर रहे हो, उसके बदले में आप उसको कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द लैंड सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया and is either assessed to land revenue in India or is subject to a local tax assessed and collected by the officers of the government। लैंड जो है अर्बन एरिया में सिचुएटेड है और इसका जो एसेसी है उसकी जो लैंड रेवेन्यू है वो इंडिया में ही जनरेट होनी चाहिए। और इसको क्या है जो असेसीज हैं
उनको लोकल टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, और ये जो लोकल टैक्स है ये जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब लोकल टैक्स को पे करने के लिए कुछ और कंडीशंस गिवन है। लैंड रिवेन्यू और लोकल रेंट इज नॉट पेबल ऑन सच लैंड। जो लैंड रिवेन्यू है या लोकल रेंट जो है, आप लोकल टैक्स जो है वो इन कुछ लैंड्स के ऊपर आप पे नहीं करेंगे, बाकी के लैंड्स के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। सो पहला है द लैंड इज सिचुएटेड इन द नॉन अर्बन एरिया। अगर नॉन अर्बन एरिया में सिचुएटेड है लैंड, तब आपको इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, लोकल टैक्स जो होता है। और सेकेंड बोला है द लैंड इज सिचुएटेड विद इन म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जुरिसडिक्शन। कंटेनमेंट बोर्ड जुरिसडिक्शन का मतलब है ये जो है एक तरीके से डिफेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर लैंड यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के आसपास सिचुएटेड है या फिर उनके अंदर सिचुएटेड है या जो डिफेंस से रिलेटेड सिचुएटेड है, तो उनकी पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम है, तब आपको जो है लोकल टैक्स को पे नहीं करना होगा। तीसरा बोला है द फार्म बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड विद इन द एरिया स्पेसिफाइड बिलो। जो अभी नीचे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनके नीचे पॉइंट्स में ये बोला गया है कि इन एरिया के अंदर सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, फिर जो उनकी इनकम डिराइव्ड होगी उसको आप एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब ये वाले जो एरिया हैं, इन एरिया को देखते हैं, ठीक है। जो फार्म बिल्डिंग है इन एरिया के अंदर सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। तो पहला बोला है नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट्स। जो लोकल लिमिट्स हैं उनके 2 किलोमीटर दूर तक नहीं सिचुएटेड होनी चाहिए। 2 किलोमीटर्स ठीक है मैक्सिमम है। और इसमें जो पॉपुलेशन बोली है वो बोली है कि 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर 6 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए लोकल लिमिट से। और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर बोला था कि 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आगे पॉइंट भी है कि 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन 1 लाख से कम ना हो। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है 6 किलोमीटर के टाइम पर, लेकिन 10 लाख से कम नहीं हो सकती। थर्ड में बोला है कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकल लिमिट से, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स पढ़े हमने। पहला 2 किलोमीटर्स लोकल लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिसमें पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000। ना ही 10,000 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 लाख से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 लाख से, ठीक है। सेकंड में हमने बोला 6 किलोमीटर तक होनी चाहिए लोकल लिमिट्स, जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। थर्ड में पढ़ा हमने कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे बोला है नॉट बीइंग मोर देन, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। 6 किलोमीटर से या 2 किलोमीटर से, इन तीनों में किसी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तब आप इसको जो है फार्म बिल्डिंग का जो एरिया है ये उससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इतने के अंदर ही इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडिंग। जो भी आपको इनकम रिसीव हुई है सैम्पलिंग या सीडलिंग्स की वजह से आपने ग्रो करी है नर्सरी में, तो उस इनकम पर भी आपको एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, वो इनकम भी, ठीक है। सो नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स फ्रॉम लैंड। कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर कंसिडर की जाती हैं उस लैंड के ऊपर, ठीक है। तो पहला है इनकम फ्रॉम मार्केट्स। आपको कोई भी इनकम रिसीव हुई हो मार्केट की वजह से। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज यानी जो पत्थरों की खानें होती हैं, वो हो गई खदानें जो होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको उनसे कोई इनकम रिसीव हुई है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसीडर की जाएंगी। इनकम फ्रॉम माइनिंग और रॉयल्टीज़, माइनिंग रॉयल्टीज़ से इनकम कोई रिसीव हुई है, वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टोर करने के लिए जो भी आप लैंड यूज़ कर रहे हैं, उस लैंड पर भी जो आपको इनकम रिसीव हो रही है, उस इनकम को भी आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर करोगे। अब इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पसेस। आपकी जो इनकम है उसमें अगर मान लीजिए इरीगेशन पर्पसेस के लिए आप वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का एग्रीकल्चर ऑपरेशन को इन्वॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट बोला है इनकम फ्रॉम सेल्फ
ग्रोन ग्रास ट्रीज, और जो ऐसे इनकम हो रही है जो खुद ही ग्रास उग जाती हैं, ट्रीज उग जाते हैं, या आपने खुद अपनी तरफ से अपने जो बोलते हैं ना, जैसे आप घर में जो प्लांटेशंस करते हो, उस प्लांटेशन को आपने करा, आपने फिर सेल कर दिया, इस तरह की भी इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं कह सकते हो। ठीक है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ ऑफ ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेक कर रहे हो, ठीक है, उस पर आपने अपनी सेल करी है, उससे इनकम रिसीव हुई है, तो वो भी आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ, अगर आपका एग्रीकल्चर फार्म का कोई मैनेजर है, उसको रेम्यूनरेशन रिसीव हो रही है, तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। कोई भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम से, कंपनी को डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर, कोई भी डिविडेंड रिसीव हुआ है कंपनी से, तो वो भी नहीं माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में। इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ राइप क्रॉप, राइप क्रॉप यानी वो क्रॉप्स होते हैं जो कि आप पिक करके खा लेते हैं, यानी वो एक तरीके से जैसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, पिक करते हो और खा लेते हो। तो ये जो होते हैं ये राइप क्रॉप्स होते हैं, इनका इनकम भी आपको जो है एग्रीकल्चर इनकम में रिसीव नहीं होगा। अगर आपने जैसे मान लीजिए खरीदा राइप क्रॉप को और उसको बेच दिया, तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुई, ये किस हेड में आ गया, आपके अदर हेड्स में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह की कोई इनकम है, डेयरी फार्मिंग से हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग से हो रही है, तो भी आपकी इसको एग्रीकल्चर इनकम रिसीव नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर की जाएंगी। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड, रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड, रेंट पर जो है एरियर होता जा रहा है, आप इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर आपको इनकम हो रही है एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, लेकिन उसको भी आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही कंसिडर करोगे। सो आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और आज मैं एक बात आपको बोल देती हूँ कि जैसे हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो लास्ट वीडियो होता है, उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी जिसमें आपको मैं नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दिया करूँगी उस चैप्टर्स के, क्योंकि जो नोट्स हैं मैं साथ के साथ प्रिपेयर करती हूँ, जब मेरे को जितना बताना होता है मैं उतना प्रिपेयर करती हूँ, तो एक साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया करूँगी, वो नोट्स की एक अलग से वीडियो बना दूँगी, तो आप वहाँ से वो नोट्स देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे ही ये भी चैप्टर कंप्लीट होगा, इसकी भी मैं जो है अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाकर बता दूंगी कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दिया करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।